स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। यदि आप COET 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। आपको हमारा चैनल पूरी प्रिपरेशन फ्री में करवा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको BA के हिस्ट्री का जो डोमेन है उसके 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा पार्ट आपको देने जा रहे हैं। इसमें जो हमने पार्ट सेलेक्ट किया है उस पार्ट का नाम है राजा, किसान और नगर। ये आपके क्लास 12th का ही है। आप सबको पता है कि क्लास 12th से हिस्ट्री पूछी जाएगी। राजा, किसान और नगर जो पार्ट है इससे तकरीबन 3 प्रश्न आपके बनेंगे। जो भी प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पर लाया हूँ और जिस प्रश्न में मैं ये कहूँगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। खास बात हमारे चैनल पर ये आपको मिल जाएगी कि सारा जो मटेरियल है वो HD में है, मतलब कि कितना भी आप उसको जूम करके देखेंगे वो फटने वाला नहीं है। और ये सारे मटेरियल हमारे स्कोप 360 टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा। और आपको जो है ये वीडियो इस तरह से देखना चाहिए कि मतलब प्रश्न यहाँ पर आप पहले से कितना जानते थे, इस अपना कुल मिलाकर मॉक टेस्ट देने जैसा आपको यहाँ पर अपना टेस्ट, मतलब कि ये वीडियो उस तरह से देखिए। जितने प्रश्न आ रहे हैं आप पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट करिए और लास्ट में बताइए कि आपको कितना प्रश्न पहले से पता था। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, भारत में नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं। जो अपना भारत है इसमें नारियल की खेती कब अस्तित्व में आई, इसका जो प्रमाण है मिला है। तो कौन से काल में मिला है? पहला ऑप्शन है पल्लव एवं पश्चिमी गंग काल, दूसरा ऑप्शन है आपका कुषाण काल, तीसरा ऑप्शन है आपका मौर्य काल और चौथा ऑप्शन है आपका गुप्त काल। ये जो आपका पहला वाला ऑप्शन है पल्लव एवं पश्चिम गंग काल जो है, इसी में भारत में जो है आपके क्या कहते हैं नारियल की खेती का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये बात आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। नारियल की खेती का जो उल्लेख है वो पल्लव और पश्चिमी गंग काल के मतलब कि समय में नारियल की खेती का उल्लेख आपको मिलता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक विशाल बौद्ध विहार का स्थान सोनपुर कहाँ था। ऑप्शन ए उत्तरी बिहार, ऑप्शन बी उत्तरी बंगाल, ऑप्शन जो सी है आपका पूर्वी बांग्लादेश और ऑप्शन डी जो है उत्तरी असम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तरी बंगाल। क्या हो जाएगा? उत्तरी बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द किस भाषा से संबंधित है। मतलब जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा था उसके लिए दिनार शब्द यूज किया जाता था, तो वो दिनार शब्द आपका कौन से भाषा से संबंधित है? अरबी, फारसी, यूनानी, तमिल। तो कई ऑप्शन है जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है अरबी भाषा, यह इस प्रश्न का क्या बनेगा? आपका सही जवाब बनेगा। चौथा प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी है। मतलब भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक, ये ध्यान दीजिए, जितनी भी भाषाएं भारत में हैं उसमें जो आपका सभी भाषाओं की मूल लिपि क्या है, तो ये आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। कौन सा ऑप्शन नंबर बनेगा? ब्राह्मी। आप सभी भाषाओं का जो भारतीय भाषाएं हैं उसकी मूल लिपि है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठी ईसा शताब्दी पूर्व से किस का प्रचलन आरंभ हो गया था? ठीक है, सोना, लोहा, मृतभांड, आहत सिक्के। तो देखिए छठी ईसा शताब्दी पूर्व से जो प्रचलन आपका था वो आपके आहत सिक्कों का प्रारंभ हो चुका था। ठीक, नंबर नेक्स्ट आपका है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में शुरू की थी, कर दी थी? तो धर्मशास्त्र, वेदशास्त्र, अर्थशास्त्र, ताम्रध्वज शास्त्र। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो जिसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है धर्मशास्त्र, ये आपका यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाएगा। धर्मशास्त्र जो है इस प्रश्न का क्या बन जाएगा? सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है?
तो आप सबने पढ़ा होगा 16 महाजनपद, ये आपने क्लास 8 या 7th की हिस्ट्री के भी बुक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 16 महाजनपद, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जिनमें से 12 राजतंत्रीय और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। जो आपका 16 मतलब कि जनपद था, उसमें 12 जो थे राजतंत्रीय थे और 4 जो है आपके गणतंत्रीय थे। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसे तो आप सभी को याद रखना होगा। अगर आप यहाँ पर 16 जनपद का नाम सुनना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा। काशी, कुरु, कौशल, पंचाल, अंग, मच्छ, ठीक है, मगध, शूरसेन, वज्जी और अस्मक, मल्ल, अवंती, चेद, गंधार, वत्स तथा कंबोज, ये आपके जो हैं मतलब कि 16 जो हैं महाजनपद आपके हैं, जिनके बारे में हमने इस प्रश्न में चर्चा किया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? जो मगध आपका है उसकी आरंभिक राजधानी राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में मत जाइएगा, ये राजगीर थी। सबसे आरंभिक राजधानी मगध की कौन सी थी? राजगीर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और प्रश्नों को भी जल्दी से देखते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कौटिल्य एंड ऑप्शन डी कालिदास, ठीक। तो आप सबको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र जो हैं वो उसके जो एक प्रकार से लेखक हैं वो आपके कौन थे? कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? चाणक्य भी बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी डायोडोरस एंड ऑप्शन सी जो है आपका डायमेकस एंड ऑप्शन डी जो है एंटीगोनस। तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बन जाएगा मेगास्थनीज, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से, ठीक। आपका 11वां नंबर प्रश्न है, इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, बाणभट्ट, कौटिल्य, कालिदास। ये हमारे पास जो है 4 ऑप्शन है। तो इंडिका के लेखक आप सबको पता होना चाहिए, जब मेगास्थनीज घूमने आया था भारत तभी उसने इंडिका पुस्तक लिखा था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मेगास्थनीज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, ठीक। तो अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? प्राकृति, संस्कृत में, तमिल में, पाली में। तो सही जवाब हो जाएगा अशोक के शिलालेख जो लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, सबको पता होना चाहिए, ठीक। 13 नंबर है आपका, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हम इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं, की रचना की थी। तो इसकी रचना किसने की थी यहाँ पर हमको बताना है। ऑप्शन ए हमारे पास है हरिशेन ने, ऑप्शन बी बाणभट्ट ने, ऑप्शन सी कौटिल्य ने एंड ऑप्शन डी कालिदास ने, ठीक है। तो एक तो चीज़ यहाँ पर गलत हो गया, एक मिनट गलत नहीं हुआ है। तो इसमें जो आपका यहाँ पर जवाब निकल कर आएगा ये जो है किसने मतलब कि इसका सॉरी 13वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ये आपका हरिशेन ने लिखा था, ठीक है। और ये किससे संबंधित था? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। निम्न में से किस अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? अशोक के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, या फिर कुमारगुप्त, या फिर पुष्यमित्र। तो आप सबको पता होना चाहिए अशोक। क्या जवाब हमारा निकल कर आएगा? अशोक, याद रखिएगा, क्या? अशोक। अगला 15वां क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली का रहन सहन और राज दरबार में अग्नि रखने की प्रथा आदि पारसिक परंपरा के अनुरूप है, यह विचार निम्न में से किसका है? मतलब ये सारा चीज़ जो है ये पारसिक मतलब पारस जो मतलब कि पारसी देश थे वहाँ से मतलब कि संबंधित है। तो ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पूनर। क्या जवाब हो जाएगा? स्पूनर ने ये बात कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट, मौर्य शूद्र थे क्योंकि चंद्रगुप्त राजा नंद जो
क्योंकि चंद्रगुप्त जो हैं नंद राजा की दासी मूरा से उत्पन्न हुआ था। यह कथन किस ग्रंथ से उद्धृत है? ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन है। ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी महावंश अश्वलायन, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है दिव्यावदान, अगला ऑप्शन है आपका सूत्र। तो विष्णु पुराण में जो है इस बात का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो आपके क्या थे? शूद्र थे, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत रिलेटेड, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शूद्र थे, ब्राह्मण थे, कई मत है ना। 17वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार मौर्य शूद्र थे? मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, अगला बृहत कथा मंजरी, अगला उक्त सभी। तो देखिए मौर्य जो थे वो शूद्र थे, वो तीन के तीनों मतलब कि यहाँ पर ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं। तीन के तीनों ग्रंथ, याद रखिएगा कितने? तीन के तीनों ग्रंथ। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन होगा उक्त सभी। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? उक्त सभी। ठीक, अगला, निम्न में से किस ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय माना गया? देखिए अब यहाँ पर जो प्रश्न आया है क्षत्रिय वाली बात है, तो किस ग्रंथ में? महावंश, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, उक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका है आपका यहाँ पर जो जवाब है यहाँ पर भी उक्त सभी, मतलब महावंश में भी, दिव्यावदान में भी और अर्थशास्त्र में भी जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको क्षत्रिय माना गया था। उनको क्या माना गया था? क्षत्रिय माना गया था, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पश्चिम विद्वान ने मौर्यों को क्षत्रिय सिद्ध किया है? ठीक, जस्टिन, प्लूटार्क, डियोडोरस, कर्टियस और उक्त सभी। तो यहाँ पर भी एक बार प्रश्न का जवाब निकल कर आ रहा है उक्त सभी। क्या निकल कर आ रहा है आपका? उक्त सभी। ठीक है, मतलब ऊपर के तीनों जो हैं वो इस प्रश्न की पुष्टि करते हैं। और लास्ट और आखिरी प्रश्न हमारा है आज की वीडियो में कि मौर्य साम्राज्य कितने बड़े प्रांतों में विभक्त था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। कितना? 5। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आया। ऐसी और वीडियोज़ के लिए वीडियो में कमेंट करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।